स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं। मुझे अंदाज़ा है कि सब लोग ये सोच रहे होंगे कि हम लोग वो वेबसाइट बनानी तो नहीं आती, तो हम इसकी एसईओ कैसे कर पाएंगे। ठीक है, लाजमी बात है, जिस चीज़ को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते उसके अंदर जाकर चेंजेस करनी है हमें, तो यही एसईओ है। इसके लिए हम कैसे सिखाते हैं, ये मैं कैसे सिखाता हूँ इसको, ये मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास ना दो वेबसाइट्स के मॉडल हैं। एक है कोडिंग, और दूसरा है सीएमएस। आपको तो वेबसाइट एक ही तरह से नज़र आती है विजिटर्स को, लेकिन जो वेबसाइट डेवलप होती है वो इन दो मॉडल्स में डेवलप होती है। एक कोडिंग का मॉडल है और एक सीएमएस का मॉडल है। सीएमएस का मतलब क्या है? सीएमएस का मतलब है जी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अब ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है क्या? मतलब एक हम इस्तेमाल करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, तो हम उसे कैसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं? ड्रैग एंड ड्रॉप। ऐसे है ना, हम कोई चीज़ पकड़ते हैं, ड्रैग करके ले आते हैं। टेक्स्ट बॉक्स लगाना हो टेक्स्ट बॉक्स लगा लेते हैं, इमेज लगाना हो इमेज लगा लेते हैं, बोल्ड करना हो तो हाईलाइट करते हैं, बोल्ड के बटन पे क्लिक करते हैं, स्ट्रॉन्ग के बटन पे क्लिक करते हैं, हेडिंग स्टाइल को चूज़ करते हैं, ऑटो फॉर्मेटिंग होती जाती है। ये वाला जो मॉडल है ये है सीएमएस, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम वाला। यानी इसमें हम ड्रैग एंड ड्रॉप के साथ वेबसाइट्स पे काम कर रहे होते हैं। और एक मॉडल है कोडिंग वाला, जिसमें डेवलपर कोडिंग करके ये सारा काम करता है। ठीक है, पहले तो हम ये समझते हैं कि जो दो वेबसाइट्स के मॉडल हैं, एसईओ के पॉइंट से हम किस मॉडल को रिकमेंड करते हैं। मतलब हम क्या कहते हैं कि कौन सा मॉडल अच्छा है और आपकी वेबसाइट किस मॉडल में बनी होनी चाहिए। जो सीएमएस है ना, सीएमएस को हम बोलते हैं जी, क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन। बिल्कुल वैसे ही जैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक ख़ास एप्लीकेशन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक ख़ास एप्लीकेशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो एप्लीकेशन है वो एक ख़ास तरीके से काम करता है और उसकी कुछ लिमिटेशन है। मतलब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक्सेल का काम नहीं कर सकते, आप एक्सेल में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का काम नहीं कर सकते, लिमिटेशन है ना। आप फोटोशॉप में जाकर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वाला काम नहीं कर सकते और एक्सेल में फोटोशॉप का काम नहीं कर सकते। ये सारे के सारे क्या हैं? एप्लीकेशन हैं, पैकेज हैं। तो ये हैं बहुत स्ट्रॉन्ग। ये तो नहीं कह सकते ना कि इनमें तो कोई स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन है। अभी फोटोशॉप बहुत स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन है ग्राफिक्स के लिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन है अकाउंट्स के काम करने के लिए। मगर उसकी लिमिटेशन क्या है कि भाई वो जिस तरह डिज़ाइन हो चुका हुआ है उसी के मुताबिक कोई उसको इस्तेमाल कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं इस्तेमाल कर सकता। मतलब और आसान अल्फाज में कहें तो उसमें कस्टमाइजेशन नहीं है। मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा आपको कहे कि भाई मुझे ये बना कर दो, तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ वो एक्सेल में बना ले, क्योंकि एक्सेल में वो सिर्फ वही चीज़ें बना पाएगा जो एक्सेल की फंक्शनैलिटी है। मगर कोडिंग क्या है? प्रोग्रामिंग। तो कोडिंग में सब कुछ बन सकता है। यानी क्लाइंट हमें जो कहेगा ना मुझे ये चीज़ बनानी है, वो कोडिंग में बनाना पॉसिबल है। मगर सीएमएस में क्लाइंट की हर चीज़ बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो तो सीएम वर्डप्रेस बना हुआ है, वो जैसे बन गया बस उसको उसी तरह को इस्तेमाल कर सकता है, उससे ज़्यादा फंक्शनैलिटी उसमें ऐड नहीं कर सकता। सो इतनी डिस्कशन से हमें ये अंदाज़ा हुआ कि हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग वेबसाइट्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? कोडिंग वाली वेबसाइट स्ट्रॉन्ग होती हैं। अच्छा भाई, हम लोगों ने ना कोडिंग वाली वेबसाइट बनानी है ना सीएमएस की वेबसाइट बनानी है, हमारे पास बनी हुई वेबसाइट आनी है। यानी मेरे पास अगर कोई पैकेज आता है, अगर कोई बंदा मुझे ये कहता है कि भाई मुझे मेरी मेरी वेबसाइट की एसईओ करवानी है, ठीक है, तो उसकी वेबसाइट तो पहले ही बनी हुई होती है ना। ऐसे नहीं होता कि कोई बंदा मुझे कि मेरी वेबसाइट की एसईओ करवानी है और अभी तक मेरी वेबसाइट बनी भी नहीं। हाँ, फिर तो मैं एसईओ नहीं करूँगा ना, वेबसाइट होगी तो एसईओ होगी। वो मुझे ये भी नहीं कहता कि मुझे वेबसाइट बना दें, वो मुझे ये कहता है कि मेरी वेबसाइट है मगर वो
गूगल रिजल्ट्स में नज़र नहीं आती है, बड़े अरसे से है भाई, 6 महीने से है, 1 साल से है, 2 साल से है, 5 साल से है। तो जब तक यूआरएल ना लिखे हमारी वेबसाइट नहीं आती। तो यूआरएल लिखने से वेबसाइट आए तो ये मार्केटिंग तो नहीं है, ये तो वो लिखेंगे ना जो जानते होंगे। जो आपकी वेबसाइट को जानते नहीं है वो तो आपकी सर्विसेज को लिखेंगे, आपकी प्रोडक्ट्स को लिखेंगे, तो आपकी वेबसाइट को आना चाहिए। मार्केटिंग ये है हमारे पास, तो ये काम है हमारा। लेकिन हम इस पॉइंट को डिस्कस क्यों कर रहे हैं? हम इस पॉइंट को इसलिए डिस्कस करेंगे जब हमारे क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं और हमसे कोई बंदा सजेशन मांगे कि भाई हमारी वेबसाइट किस में होनी चाहिए। सो स्ट्रॉन्ग वेबसाइट के लिए, एक सिक्योर वेबसाइट के लिए हमारी रिकमेंडेशन जो होती है वो कोडिंग होती है, नॉट CMS। CMS की जो सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट है वो वर्डप्रेस है। उसके बाद आजकल जो ई-कॉमर्स के हवाले से है वो शॉपिफाई है, और इस तरह और भी प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, जिसको लोग बहुत ज़्यादा कंसिडर करते हैं, बहुत यूज़र फ्रेंडली है, चीप रेट्स में भी बन जाती है, डेट इज़ वर्डप्रेस। वो वर्डप्रेस है। अगर किसी बंदे की शॉप है, वो ई सेलिंग करना चाहता है ऑनलाइन, तो वो फिर शॉपिफाई में बनवाता है, और वो अच्छा खासा एक्सपेंसिव पैकेज है, मतलब वो सस्ता पैकेज नहीं है, उससे उसकी निस्बत वर्डप्रेस सस्ता पैकेज है। मिसाल के तौर पर किसी बंदे ने अपनी वेबसाइट शॉपिफाई में बनवानी है, तो उसे शॉपिफाई को कम से कम 8 से 10 हज़ार मिनिमम बता रहा हूँ पर मंथ पे करना है। इसके अलावा उसने डोमेन भी लिया है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लो कि उसकी साल की कितनी कॉस्ट है जो वेबसाइट पर आ रही है। सर अभी वो मार्केटिंग नहीं कर रहा, अभी वो मार्केटिंग की कॉस्ट इसमें ऐड नहीं की हमने कि भाई मेटा पे ऐड चलाएंगे, गूगल पे ऐड चलाएंगे, यूट्यूब पे, कोई मार्केटिंग कॉस्ट शामिल नहीं है। ये सिर्फ उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है शॉपिफाई की। सो हम यूँ कह सकते हैं ना कि भाई लाख से भी ऊपर चली गई है सालाना। तो ये तो देने ही देने हैं उसने हर हालत में, अगर उसने इसको कंटिन्यू करना है। मार्केटिंग के लिए जो कुछ करना है वो अलग है। तो इस वजह से कई लोग होते हैं वो शॉपिफाई की वेबसाइट शुरू में बनाते हैं खासतौर पे लोकल मार्केट के लिए, तो वो इतना रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होती है, मतलब इतना बिजनेस ओरिएंटेड नहीं होती है। उससे बिजनेस नहीं होता, रिजल्ट्स तो नज़र आ ही रहते हैं स्क्रीन पे, तो स्टाइलिश वेबसाइट है, सब कुछ नज़र आ रहा है, मगर उससे उतना बिजनेस नहीं आता, उतनी लीड्स भी नहीं आती हैं उससे, तो वो उसका बजट सस्टेन नहीं कर पाते और फिर आखिर में उस वेबसाइट को छोड़ देते हैं। मगर उस कंपैरिजन में हम वर्डप्रेस को देखें तो वो सस्ती है भाई, वो तो वंस बनानी है आपने, उसकी होस्टिंग की कॉस्ट पे करनी है एक ही दफ़ा सालाना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा 15, 18, 20 हज़ार का पैकेज आपको मिल जाएगा साल का। उसमें अगर मैं डोमेन की प्राइस भी डाल लूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 रुपये पे चला जाएगा वर्डप्रेस में, तो उसको और कुछ भी पे नहीं करना। वंस उसने वेबसाइट बनवानी है तो वो कॉस्ट पे कर देनी है, वो बेशक 40,000 की भी बन जाए, 30,000 की बन जाए, 50,000 की बन जाए, बट वन टाइम कॉस्ट, मतलब हर महीने नहीं देनी, हर साल नहीं देनी वेबसाइट डेवलपमेंट की कॉस्ट। अलबत्ता होस्टिंग की कॉस्ट और डोमेन की कॉस्ट हर साल देनी है। शॉपिफाई की मंथली कॉस्ट भी आपको हर महीने देनी है, तो वो तो बहुत महंगा पैकेज बन जाता है। तो ये तो हुआ प्राइस वाइज कंपैरिजन। लेकिन रिलायबिलिटी वाइज जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें कोडिंग की वेबसाइट बेहतर लगती है। अच्छा, अब हम तो वेबसाइट नहीं बना रहे, हमारे पास तो वेबसाइट बनी हुई आ रही है, हम क्लाइंट्स को सिर्फ बता देते हैं कि आपकी वेबसाइट ऐसी है, तो ये अच्छी वेबसाइट है कि बुरी कैटेगरी में है, कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, इसके बैकअप लेते रहें, किसी भी टाइम ख़त्म हो सकती है, फिर आपको नई बनवानी पड़ जाएगी वर्डप्रेस में। कोडिंग की वेबसाइट जो है उसका लाइफ टाइम ज़्यादा अच्छा होता है। सबसे पहला टास्क तो ये है कि हमें ये पता लग जाए, जब मेरे पास एक प्रोजेक्ट आता है वेबसाइट का, मुझे तो पहले ये टेस्ट करना है ना कि भाई ये वेबसाइट बनी किस में हुई है, तभी मैं एसईओ शुरू कर पाऊंगा ना। भाई एक वर्डप्रेस की वेबसाइट, एक कोडिंग की वेबसाइट। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ लिखता हूँ ऑनलाइन CMS डिटेक्टर, ठीक है, CMS डिटेक्टर। अब आपको CMS तो पता लग गया ना क्या था। अब ये जो टूल है, ये जो वेबसाइट्स हैं, ये आपको ये बता देंगे कि आपकी वेबसाइट CMS में है कि नहीं है। अगर वो CMS में है इसका मतलब है कोडिंग में नहीं है, अगर वो CMS में नहीं है इसका मतलब है कोडिंग। CMS डिटेक्टर की इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, आप कोई सी भी कर सकते हो। ये मैं पहले वाली को कर लिया, इस वेबसाइट का नाम था cmsdetect.com। अब वो कहता है कि भैया आपने जो अपनी वेबसाइट चेक करनी है ना, उसका नाम लिखो। मैंने लिख दिया जी रेनी मोरस। मैं देखना चाह रहा हूँ ये वेबसाइट किसमें है। डिटेक्ट, ये पॉपअप आया, इसे बंद करें जी, बता दिया उसने, बता दिया उसने। क्या कहता है जी, रेनी मोरस इज बिल्ट यूजिंग वर्डप्रेस, मतलब CMS है, ठीक है। उसके बाद नीचे और चीजें भी आ गई।
मजीद डिटेल्स भी आई, कहता है भाई 53% जो वेबसाइट है वो CMS में बनी हुई है, वर्डप्रेस में बनी हुई है। बाकी का जो पोर्शन है वो डिफरेंट CMS में बने हुए हैं, यानी एक्चुअली एक CMS में भी बनी हुई वेबसाइट नहीं है, कि नंबर ऑफ CMS में बनी हुई वेबसाइट है। और बाकी के इसके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, कुछ पार्ट इसका किस में बना हुआ है, शॉपिफाई में, कुछ पार्ट इसका किस में बना हुआ है भाई, वूकॉमर्स में, कुछ लारावेल में, कुछ दी रेस्ट में, ये सारे के सारे ही CMS हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वेबसाइट को चलाने के लिए डिफरेंट रिसोर्सेज हैं। थोड़ी देर के लिए हम सोचते हैं कि वर्डप्रेस तो ठीक चलता है, इनमें से कोई एक रिसोर्स से ही काम नहीं करता, तो वेबसाइट तो बैठेगी, किसी एक रिसोर्स की वजह से भी वेबसाइट बैठेगी। और बेसिकली ये जो रिसोर्सेज हैं ये सब प्लगइन्स की शक्ल में काम करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनके प्लगइन्स इंस्टॉल होते हैं। प्लगइन्स की एग्जांपल ऐसे है जैसे वो अपडेट्स होती हैं, यानी आपको कोई भी फंक्शनैलिटी लेनी है तो उसके लिए आपको एक ऐप इंस्टॉल करना है जिसको हम प्लगइन बोलते हैं। कोई सिक्योरिटी लगानी है, प्लगइन, SEO करनी है, प्लगइन, कॉन्टैक्ट का फॉर्म बनाना है, प्लगइन, यानी हर काम प्लगइन से। कोडिंग में ऐसा प्रॉब्लम, कोडिंग में हमारे साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब आगे ये पता लग गया हमें। अब आपने घर जाके खुद चेक करना है कि दराज की वेबसाइट किस में बनी हुई है, ठीक है? हाँ, क्या हुआ आपका? पैसे दोगे तो हम करेंगे, तो देना पैसे। अब गलत चला, आप दोबारा से इसे बंद करके फिर cmsdetect.com लिखें, लिखें cmsdetect.com, खुल गया, खोले वेबसाइट। CMS डिटेक्ट को पैसा वाला करना है, ये यहाँ पर वेबसाइट है, कोई भी वेबसाइट लिखो, आप लिखो दराज, लिखो https://दराज.com, URL आपको पूरा देना पड़ेगा। अगर आप URL में कंफ्यूज हो, आप एक विंडो में दराज खोलें, उसके URL को कॉपी करके पेस्ट कर लें वहाँ पर, ज़्यादा आसान तरीका है। देखिए यहाँ पर होगा मेरे पास दराज, शायद है दराज के, नहीं है दराज, नहीं है भाई, ये स्टार्स है, दस्तगीर इंजीनियरिंग है जी। चले मैंने दस्तगीर इंजीनियरिंग को कर लिया, देखते हैं ये किस में बनी हुई है। ये जो विंडो आ रही है ना, ये देखें स्क्रीन पर, देखें ये जो विंडो आ रही है, इसे बंद कर देना जी। कहाँ है जी? स्टार्स नहीं, प्रोफेशनल किचन, ये है दस्तगीर इंजीनियरिंग, इसे बंद करें, ऐसे वापस आएगा, ठीक है? उस पर नहीं क्लिक करना आपने। ये देखें क्या आया, दस्तगीर इंजीनियरिंग पे क्या आया, वी डिड नॉट रिकग्नाइज। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि ये कोडिंग में, ये दराज में, उसमें CMS, किसी भी CMS में नहीं है, ये किसी भी CMS में नहीं है, ठीक है? हम किसको रिकमेंड करते हैं, मैं किसको रिकमेंड करता हूँ? अगर कोई बंदा कहे कि जनाब ये तो बड़ा लेटेस्ट CMS है, आजकल तो चल ही रहा है, ठीक है जी, चले आपका अटेंडेंस लगवाएं, ये आपके लैपटॉप का लॉगिन पेज पर अटेंडेंस लगवा लीजिएगा। ठीक हो गया, आ गया ना? एक वेबसाइट है अटेंडेंस लगवा लेना पहले, फिर उन्होंने जाना होगा।
पास लेके आइएगा, ठीक है? इसी घर में पिक्चर बना दे मोबाइल में, ये इसी पेज पर। अच्छा जी, ठीक है, पता लग गया। सबसे पहले तो मिसाल के तौर को बंदा मुझे कहेगा ना मेरा आपने मेरी एसईओ करनी है, मैं उसे दूंगा अपनी वेबसाइट का यूआरएल भेजो, बजाय इसके मैं उससे नहीं पूछता हूँ कि भाई आपकी वेबसाइट उसमें है या उसमें है। तो हम सबसे पहले यहाँ से चेक कर लेते हैं कि उसकी वेबसाइट किस में बनी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब एक वेबसाइट मैं खोलता हूँ यहाँ पर। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वेबसाइट जो है ना, ताकि आपको पता लगे कि एडिट कैसे होनी है। ये वेबसाइट आई है, मैं इसे क्लिक करके खोल लेता हूँ। एक ये वेबसाइट है, ताकि आपको पता लगे। अब ये वेबसाइट कोडिंग की वेबसाइट है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हम जो चेंजेस भी करेंगे वो कोडिंग वाइज करेंगे। जो बंदा कोडिंग अंडरस्टैंड कर लेता है वो कोडिंग को भी कर सकता है और वर्डप्रेस को भी कर सकता है। लेकिन वर्डप्रेस तो ऑलरेडी इतना सिंपलेस्ट सा मेथड है कि सब कुछ ऑन स्क्रीन है। यहाँ पर जो कुछ भी है वो ये फ्रंट एंड पे कुछ भी नहीं है, वहाँ पर फ्रंट एंड पे ही हम सब कुछ करते हैं। यहाँ पर इसके बैक एंड पे हमें काम करना है, उसे हम बोलते हैं सोर्स कोड। तो इसके सोर्स कोड में हमें जाना है। कंट्रोल यू प्रेस करें तो हम यहाँ से ना इसके सोर्स कोड में चले जाएंगे। यहाँ पे अगर आप राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स करोगे, यार ये ऑप्शन, तो यहाँ से हम चले जाएंगे। अगर हम नहीं जा पा रहे तो इसका इशू है, क्रोम का इशू है, ठीक है। हम किसी और अकाउंट से मैं क्रोम लिए तो यहाँ पर बहुत सारे अकाउंट्स खुले होते हैं मेरे, इस वजह से भी इशू आता है। आगे कोडिंग में ये कोडिंग इंटरफेस है। अभी हमने आगे जाके इसको समझना है और हमें परेशान भी नहीं होना कि भाई ये क्या है, ये क्या, कहाँ फंस गए हम हैं। इसे हमें इतना लंबा चौड़ा का कुछ नहीं करना। मतलब हमें यहाँ से सिर्फ आइडेंटिफाई करना है HTML SEO को। जहाँ जाकर मतलब हमने चीज़ों को हाईलाइट करना है कि वो गूगल फ्रेंडली कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वेबसाइट ने रैंक होना है, और उनको जाकर हमने अपडेट करना है। और वही टैग्स हमने अंडरस्टैंड करने। ये सब टैग्स की शक्ल में लिखे हुए हैं, लेकिन हमें कौन से टैग्स की ज़रूरत है जो एसईओ वाले हैं, वो कौन से हैं, यहीं से हम शुरू करेंगे बात। लेकिन अभी भी इंट्रोडक्शन ही मैं दे रहा हूँ इसका, कि ये कोड नज़र आ गया हमें इसमें। अच्छा, अब जो दूसरी वेबसाइट है हमारे पास वो कौन सी है? वर्डप्रेस की है। वर्डप्रेस की वेबसाइट जब हमारे पास आती है तो वो इस तरह आती है। यानी वर्डप्रेस का जो क्लाइंट हमें लॉगिन देगा वो बेसिकली तो ये वेबसाइट ये है ना, ये देखिए, एक्चुअली तो ये वेबसाइट है, ये वाली ये वेबसाइट है रेनी मोरस। ये वेबसाइट का फ्रंट है, ठीक है ना, फ्रंट व्यू है उसका। लेकिन जो हमें क्लाइंट देगा, ठीक है ना, ये वेबसाइट का फ्रंट व्यू हमें नजर आ रहा है, मगर क्लाइंट हमें जो एक्सेस देगा काम करने के लिए वो हमें इसका एडमिन पैनल का यूजर नेम और पासवर्ड देगा वर्डप्रेस का। और इसे हम खोलते कैसे हैं? इसे हम खोलते हैं, देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, स्क्रीन पर देखेंगे तो समझ आएगा मैं क्या बता रहा हूँ। renimoras.fr/wp-login। यानी हम इसे कैसे एक्सेस करते हैं? इस तरह, यानी ये वाली विंडो जो है ना, ये वाली विंडो, इतना ही काफ़ी है, wp-login। बेशक आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये मैं न्यू विंडो में टाइप कर देता हूँ लाइक दिस। इस तरह मुझे इसका एक्सेस मिल रहा है, ठीक है। आगे ये यूआरएल देगा और उसके बाद हमें वो क्या करेगा, यूजर नेम और पासवर्ड देगा कि भाई इसका यूजर नेम और इसका पासवर्ड कौन सा है। सो हम वो यूजर नेम और पासवर्ड देके इसको लॉगिन करेंगे। ये हम आगे इसके अकाउंट में, यहां से मैं होम पर आता हूं तो एक्चुअली हम इस जगह पे आएंगे। आगे ये पूरा इंटरफेस है यहाँ से। अब आगे जाकर मैं बताऊंगा कि इसे हम कैसे मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, ये मैंने कहा था ना प्लगइन्स होते हैं, ये लिखा हुआ है ऑल इन वन एसईओ, मतलब हर काम के प्लगइन्स होंगे। जरा चेक कीजिएगा, यहाँ पर लेफ्ट ये प्लगइन्स भी लिखे हुए आ रहे हैं। और ये क्या लिखा हुआ है? इंस्टॉल्ड प्लगइन्स। इस पर क्लिक कीजिए, तो जो जो प्लगइन्स इस पे इंस्टॉल हुए हैं वो नजर आ जाएंगे। देखें जरा, आ रहे हैं?
इन्हें भी हमने कुछ नहीं करना, हमने इसका सिर्फ फ्रंट चेंज करना होता है। क्या चेंज करना है कि जो वेबसाइट अभी आपको खुली हुई नज़र आ रही थी, यहाँ पर ही हमने कुछ चेंजेस करनी है। तो इन चीज़ों को कैसे एक्सेस करेंगे ये हम आगे जाकर देखते हैं, ठीक है। हमारा मोस्टली फोकस होगा कोडिंग के ऊपर और इसके ऊपर भी, दोनों के ऊपर। ये तो बहुत आसान है, बहुत सिंपलेस्ट सा है, कोडिंग ज़रा कॉम्प्लेक्स है। अब आ जाते हैं वापस। अब हमें पता लग गया कि दो तरह की वेबसाइट्स हैं, कंपैरिजन भी मैंने बता दिया कि कौन सी अच्छी वेबसाइट है। वर्डप्रेस की वेबसाइट का कोई लाइफ टाइम बहुत अच्छा नहीं होता, ख़ास तौर पर अगर इसको कोई मेंटेन करने के लिए नहीं बैठा हुआ। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है, उसने वेबसाइट बनवाई, किसी ने उसको वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाकर दे दी, उसका काम खत्म हो गया, वेबसाइट बन गई, बनवाने वाले का भी काम खत्म, बनाने वाले का भी काम खत्म। इसका मतलब ये होगा आपको ना वो बनवाने वाला उसको देखता है, यूजर्स देखते हैं ना, और बनाने वाले ने तो छोड़ ही दिया उसको मेंटेनेंस करना उसकी। तो आहिस्ता आहिस्ता जब उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं करेगा तो उसमें बग्स आने शुरू होंगे। बग्स कैसे आते हैं? बग्स आते हैं प्लगइन्स के थ्रू। मिसाल के तौर पर एक प्लगइन है, उसकी डेट एक्सपायर हो गई, तब अगर एक बंदा मेंटेनेंस के लिए बैठा होगा तो वो उसे अपडेट करेगा ना। तो जब किसी को पता ही नहीं है, कोई देख ही नहीं रहा उसको, तो अपडेट तो नहीं करेगा। तो जैसे ही वो एक्सपायर होगा तो क्या होगा? वल्नरेबिलिटी होल्स, यानी आसान अल्फाज में सिक्योरिटी होल्स उसमें आ जाएंगे, और जो होंगे हैकर्स होंगे वो उस वेबसाइट को बहुत जल्दी एक्सेस कर लेंगे, क्योंकि वो प्लगइन ही एक्सपायर हो गया जिसके अंदर पहले बिल्ट इन सिक्योरिटी थी, वो सिक्योरिटी भी खत्म होगी। असल में तो इसको देखना चाहिए किसी बंदे को जो इसको अपडेट कर रहा हो, लेकिन अगर कोई इसको अपडेट नहीं कर रहा होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सिक्योर नहीं है। और सबसे ज़्यादा वायरसेस वर्डप्रेस की वेबसाइट में आते हैं, और नहीं भी आते हैं अगर तो कोई बंदा बैक पे इसको देख रहा है मुसलसल, फिर कोई मसला नहीं होगा, लेकिन अगर कोई देख नहीं रहा फिर मसला होगा। वर्डप्रेस की वेबसाइट कॉस्ट इफेक्टिव होती है बहुत ज़्यादा, यानी इसमें बहुत कम पैसों में काम हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं कोई एक प्रोजेक्ट बनवाता हूँ और मैं कहता हूँ कोडिंग में बना दो, और मेरे पास दूसरा ऑप्शन है वर्डप्रेस का, तो अगर मैं उसे वर्डप्रेस में बनवाऊंगा तो सपोज करेंगे अगर वो 40,000 का बन रहा है प्रोजेक्ट, वही वाली चीज़ कोडिंग में 100,000 क्रॉस कर जाएगी, यानी इतना फ़र्क आता है। लेकिन रिलायबिलिटी कोडिंग में ज़्यादा होती है। कोडिंग की वेबसाइट ख़राब नहीं होती है आपकी, इवन गूगल के स्टैंडर्ड एक्सपायर हो जाएं मगर वेबसाइट फिर भी चल रही होती है ओल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ, लेकिन चल रही होती है। लेकिन वर्डप्रेस में ऐसा नहीं है। और वर्डप्रेस में इतनी जल्दी, बेसिकली ये एक एप्लीकेशन है, जैसे आपका व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप में क्या होता है, डेली बेसिस पर उसके अपडेट्स आ रहे होते हैं। तो होता क्या है कि वो पुरानी फंक्शनैलिटी को वो नई फंक्शनैलिटी के साथ रिप्लेस कर देते हैं, और अगर आप उस अपडेट को नहीं करते हो तो व्हाट्सएप की फंक्शनैलिटी भी काम सही तरीके से नहीं करती। आप देखते हैं ना अक्सर स्लो हो जाता है। गूगल मैप जो है, जब आपने फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया तो अपडेटेड होगा, 4 महीने तक आपने कुछ भी नहीं किया, गूगल मैप भी काम खराब करेगा, सही तरीके से लोकेशन ही नहीं देगा आपको। तो सही लोकेशन क्यों नहीं आ रही? इसलिए कि आपने उसकी नई अपडेट इंस्टॉल नहीं की। तो इसका मतलब हमें इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है या ऑटो पे लगाना पड़ता है। अब आगे चलते हैं। अब आपको और क्या करना है? अब हम कोडिंग को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं। बेसिकली तो हम चाहते हैं कि किसी वेबसाइट की कोडिंग को अंडरस्टैंड करें, तो इसके लिए हमें अंडरस्टैंड करना है बेसिकली HTML को। ठीक है, HTML क्या होती है जी? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, अब हमने भी एक वेबसाइट देखी थी जो कोडिंग से भरपूर थी, ऐसे ही है। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि ये जो HTML की वेबसाइट्स होती हैं, ये जो HTML की फाइल्स होती हैं, इनका सिंटेक्स क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं। क्योंकि जब हमें सिंटेक्स समझ में आएगा, स्ट्रक्चर समझ में आएगा, तभी हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि हमें कहाँ कहाँ जाकर चेंजेस करनी है। और ये देख लें कि हमें बहुत कम जगहों पर चेंजेस करनी है, यानी अभी आपको इतनी हंड्रेड्स ऑफ लाइंस नज़र आ रही थी, वो 1000 से भी क्रॉस कर रही थी। हमें हर टॉपिक पे चेंज नहीं करना, हमें बहुत कम जगहों पर चेंज करनी है, और वो वाली जगह हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं आपकी वेबसाइट को रैंक करने में। बस वो आप ये समझ लो कि मेरा ख्याल है कि 5 से 7 टैग्स हैं जिन्हें हमें अंडरस्टैंड करना है। वो टैग हमें जब समझ में आ जाएंगे तो हम कोडिंग में जाकर सिर्फ उन्हीं को तब्दील करेंगे, हमने पूरी वेबसाइट का कुछ नहीं करना।
हमने वेबसाइट का डिज़ाइन भी चेंज नहीं करना, हमने वेबसाइट का स्ट्रक्चर भी चेंज नहीं करना, हमने सिर्फ गूगल फ्रेंडली टेक्स्ट इनपुट करनी है। तो सबसे पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर समझते हैं क्या कि एक HTML फाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है। फाइल नहीं, इनपुट भी नहीं, फाइल बना भी नहीं रहे, बल्कि ये देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको लिखने का क्या तरीका होता है एक HTML फाइल को। तो एक HTML फाइल को लिखने का ये तरीका है। ये देखें, मैंने स्टार्ट किया HTML और ये साथ ब्रैकेट्स लगा रहा हूँ, लेस देन और ग्रेटर देन, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं HTML और /HTML, इसको हम बोलते हैं, वैसे तो मैं इसको लेस देन बोल रहा हूँ और ग्रेटर देन बोल रहा हूँ, इट इज कॉल्ड टैग, इसको हम बोलते हैं टैग, ठीक है। एक टैग वो फेसबुक पे भी होते हैं जिन्हें हम हैशटैग बोलते हैं, ये वो वाले टैग्स नहीं है, ठीक है। और HTML जो है वो हमारे पास, जैसे हमने पढ़ा भी अभी, कि मार्कअप लैंग्वेज है, बट इट इज़ नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो हमें कंफ्यूज नहीं होना कि भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें कैसे समझ में आएगी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो बड़ी मुश्किल होती है, ठीक है। इट इज़ नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज़ फॉर्मेटिंग लैंग्वेज। HTML एक फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है। क्या फॉर्मेट है कि भाई कैसे लिखने का तरीका क्या है, बड़ा कैसे करना है, छोटा कैसे करना है, लिखना कैसे है, टाइटल कैसे लिखना है, ये फॉर्मेट्स हैं। लेकिन ये फॉर्मेट्स हमें प्रोवाइड कर रहा है HTML। सो HTML इज नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में SEO ने कुछ नहीं करना, यानी हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के किसी पार्ट में जाके काम नहीं करना। हमने जहां, इवन मैं वर्डप्रेस में भी जाऊंगा तो HTML पार्ट में होगा, और कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है जिसका HTML पार्ट ना हो। जिस तरह कोई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है विंडोज का, माइक्रोसॉफ्ट का, जिसमें डॉस ना हो। जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम आपने शायद नाम भी नहीं सुना होगा, सुना हुआ है कि नहीं सुना होगा। ये देखिएगा, मैं यहाँ पर क्या लिखने लगा हूँ, CMD लिखा मैंने, ये लिखा हुआ आ गया जी कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक किया, जी 90s में जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता था वो डॉस होता था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और विंडोइंग इन्वायरमेंट नहीं था, ग्राफिक इंटरफेस नहीं था। जो कुछ भी करते थे कमांड लाइन पे प्रॉम्प्ट लिख के करते थे, जो कुछ भी चाहिए टाइप करेंगे तो उसकी आउटपुट आ जाएगी। विंडोज़ में फोल्डर बनाते हो, राइट क्लिक करके बना लेते हैं, यहाँ पर फोल्डर बनाने की कमांड देनी पड़ती थी। सो बैक एंड पर क्या चीज़ है, डॉस, यानी ये विंडो ही है ना। देखें अभी मैं विंडो है, विंडो में फोल्डर बनाना हूँ, मैं राइट क्लिक करके बनाऊंगा, यहाँ पर फोल्डर बनाऊंगा तो मैं इस तरह बनाऊंगा, ये ले, चलो ये फोल्डर बन जाएगा, एंटर करूँगा तो। इसे फोल्डर नहीं कहते थे पहले, इसे डायरेक्टरी बोलते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत पुराना है, लेकिन अगर आप देखें तो वो आज भी है। बैक एंड पे डॉस की सपोर्ट है। अगर डॉस की फंक्शनैलिटी ख़त्म हो जाए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो विंडो नहीं चलेगी, विंडो भी बंद हो जाएगी, कोई एक फंक्शनैलिटी इसकी बंद हो जाए। लेकिन ये हमें नज़र नहीं आती, ये बैक एंड पे है, ठीक है। इसी तरीके से जो HTML है ये भी बैक एंड पर है, कोडिंग की शक्ल में, चाहे वो वर्डप्रेस के थीम्स हों, चाहे वो कोई सा भी लेटेस्ट प्लेटफॉर्म होगा, उसके बैक एंड पर HTML है। सब कुछ HTML नहीं है, कुछ चीज़ें HTML की हैं। और SEO के लिए फॉर्चुनेटली हमें सिर्फ HTML में ही काम करना है, ठीक है। चाहे वो प्लेटफॉर्म जो मर्जी हो, चाहे ग्राफिकली कर रहा हूँ तो HTML में कर रहा हूँ, बैक एंड पे कर रहा हूँ तो HTML पे कर रहा हूँ। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि पहले HTML का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। जैसे मैंने अभी वेबसाइट भी खोली है, तो देखिएगा ये वेबसाइट भी ऐसी आ रही है। अगर आप इस वेबसाइट को देखो तो ये कैसे आ रही है भाई, स्टार्ट कहाँ से हो रही है, HTML से। देखें HTML से स्टार्ट हुई ना, और इसको अगर हम देखेंगे ये एंड कहाँ पे हो रही है, HTML पे। यही हमने इसका स्ट्रक्चर देखा है। अच्छा, अब इसके स्ट्रक्चर का जो बाकी का पार्ट है वो क्या है, इसका जो सेकंड एलिमेंट होता है उसे हम बोलते हैं हेड। HTML फाइल का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर से बिल्कुल मिलता जुलता है। अभी मैं जो कुछ बताने लगूँ आप देखेंगे कि ये ह्यूमन बॉडी में भी ऐसे ही है, ठीक है। मतलब हमने स्टार्ट किया, सबसे ऊपर क्या आ गया जी, हेड, ठीक है। फिर हमने हेड को एंड कर दिया, हमारा भी तो हेड ही आता है भाई स्टार्ट पे, है ना। फिर क्या आती है, बॉडी, इसकी भी बॉडी आ रही है। तो हम कह रहे हैं ना कि भाई ये बहुत ज़्यादा
ह्यूमन स्ट्रक्चर से मिलता है। जो वेबसाइट आप देखते हैं www लिख के एंटर करते हैं, जो खुल जाती है, जो स्क्रीन पे नजर आती है, वो सारी की सारी वेबसाइट कहाँ पर पड़ी होती है? बॉडी में। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वेरिएबल्स होते हैं, डिक्लेरेशंस होती हैं, वो कहाँ पड़ी होती हैं? हेड में पड़ी होती है। इसका मतलब है हेड वाली चीज़ें हमें पेज पे नजर नहीं आती हैं। पेज पे हमें वो चीज़ें नजर आती हैं जो बॉडी में होती हैं, लेकिन हेड वाली वो चीज़ें होती हैं जो उस बॉडी को मैनेज भी कर रही होती हैं। ये स्ट्रक्चर है। अब अगर मैं इस कोडिंग में आकर देखूं तो आपको ये सब कुछ यहाँ भी नजर आने वाला है। देखिए जरा इसका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, देखें हेड से, फिर ये चल रहा है हेड, कहाँ पे जाके हेड खत्म होता है, नीचे आएगा, और यहाँ से कहीं से जाकर ना फिर आपकी वो स्टार्ट हो जाएगी, बॉडी स्टार्ट हो जाएगी। इसका तरीका ये, इसको फाइंड कर लिया, आपको पता लग जाएगा कहाँ से बॉडी शुरू हो रही है। ये देखें जहाँ से बॉडी शुरू हो रही है वहाँ पे हेड खत्म हो रहा है, यहाँ पे बॉडी खत्म हो रही है, वहां पे तकरीबन हमारी फाइल खत्म हो रही है, मगर एक ऑप्शनल पार्ट भी होता है जिसे हम बोलते हैं फुटर। वो वाला पार्ट कहाँ पर होता है? वो बॉडी के बाद होता है। जो फुटर वाला पार्ट है वो बॉडी के बाद वाला पार्ट है। वो हमें बताने की जरूरत ही नहीं है कि जहां पर हमारी बॉडी खत्म हुई वहां पे फुटर शुरू हो गया। अगर मैं वेबसाइट में देखूं फुटर कहाँ है, देखिएगा जरा फुटर कहाँ है, ये इस हिस्से को हम फुटर बोलते हैं। हर वेबसाइट का एक फुटर होता है ना। बेसिकली है क्या कि कोई बंदा वेबसाइट यूज़ कर रहा था, यूज़ करते करते बहुत ही नीचे आ गया, अब उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, फिर उसे वापस ऊपर जाना पड़ेगा ना, तो उन्होंने क्या कहा, फुटर में भी वही चीज़ें रख दो जो ऊपर पड़ी हुई थी। सो भी मेन्यू ऊपर वाला इधर आ गया, इंट्रोडक्शन भी उसे मिल रहा है, सोशल मीडिया के लिंक्स भी नज़र आ रहे हैं, एड्रेस भी आ रहा है, मतलब सब कुछ जो उधर था वो सब कुछ यहाँ पे नज़र आना शुरू हो गया। तो हमें स्ट्रक्चर का भी पता लग गया। अभी मैंने स्ट्रक्चर बताया, फाइल नहीं बनाई। मैं क्या, अभी मैंने स्ट्रक्चर बताया, अब जरा एक फाइल भी बनाते हैं। अब हम पहला टैग, बेसिकली तो टैग देख लिया हमने, 1, 2 और 3 टैग्स देखे ना, लेकिन ये तो स्ट्रक्चरल टैग्स थे ना, ये कोई काम नहीं कर रहे अभी तक टास्क कोई नहीं कर रहे, स्ट्रक्चर था ये, इस स्ट्रक्चर में हमारा काम होना है। अब हम पहला टैग देखने लगे हैं। अब अगर इसको देखने से पहले हम यहाँ देख लें कि ये जो वेबसाइट नज़र आ रही है हमें, इसमें पहला अफेक्टिव चीज़ क्या है जो हमें सबसे पहले नज़र आती है, वो ये है, ये पार्ट है ना जो सबसे पहले वेबसाइट का हमें नज़र आता है। यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है और यहाँ पर एक तस्वीर है, दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक को हम बोलते हैं टाइटल ऑफ वेबसाइट और एक को हम बोलते हैं फेविकॉन इमेज। यानी एक हमारी वेबसाइट का टाइटल है और एक फेविकॉन इमेज है, ये जो राइट साइड लेफ्ट साइड पर आपको आ रहा है। आप देखते हैं ना हर वेबसाइट में ये इमेज नज़र आता है हमें लाजमी, और ये दोनों एसईओ के बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स हैं। यानी गूगल रेकमेंड करता है कि इन्हें यूज़ अच्छे तरीके से करना है आपने, और गूगल रेकमेंड करता है कि फेविकॉन इमेज होना चाहिए। और आपको समझ में आ रहा होगा कि ये इमेज कौन सा होना चाहिए, ब्रांड लोगो। भाई जिस ब्रांड की वेबसाइट है उस ब्रांड का लोगो यहाँ पर होगा, और वही लोगो अगर ऊपर आ जाएगा तो हम उसे बोलेंगे फेविकॉन इमेज। लेकिन अभी हम पहले आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो टाइटल को पढ़ने जा रहे हैं। टाइटल कौन सा है? जो तस्वीर के साथ है। अब ये वाला पार्ट पेज का हिस्सा तो नहीं है ना, इसका मतलब है ये बॉडी में नहीं है। ये वाला पार्ट कहाँ पे होना है? ये वाला पार्ट यहाँ पे होना है। मैंने क्या लिखा जी? टाइटल, और क्या लिखा? एंड टाइटल, ठीक है। और यहाँ आकर मैंने लिख लिया माय फर्स्ट वेबसाइट। ये काम हमारा हो गया तकरीबन ख़त्म आज का। अब हम इसको सेव कैसे करें? इसको एग्जीक्यूट भी तो करना है, इसको एग्जीक्यूट करके सेव करना है। फाइल, आपने पता है मैंने एडिटर कौन सा खोला हुआ है? सिंपल नोटपैड, हर विंडो में होता है। मैं क्या सिंपल नोटपैड खोला हुआ है। फाइल, फिर मैं इधर से आ गया सेव एज, फिर मैं इधर से आ गया, ये नीचे क्या लिखा हुआ है? सेव एज टाइप लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए। और ये क्या लिखा हुआ है? क्या किया मैंने नीचे से? ऑल फाइल्स कर दिया। भाई पहले क्या लिखा हुआ था? टेक्स्ट। आप सबको पता है कि मैं टेक्स्ट फाइल पे तो काम ही नहीं कर रहा। हम किस टाइप की फाइल पे काम करें? HTML पे। तो अगर मैं उसको टेक्स्ट रहने देता तो मेरी जो फाइल बनती वो कैसी बनती?
वो तो टेक्स्ट फाइल बनती, हमें टेक्स्ट फाइल तो बनानी नहीं थी, इसलिए मैंने ऑल फाइल कर दिया कि भाई मैं फाइल दूसरी बनाना चाह रहा हूँ। अब मैं यूँ करता हूँ कि यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ आपके नाम का, आपकी क्लास है 7 PM वाली, चलो जी मैंने इसका नाम रख दिया 7 PM, और यहाँ पर आपकी पहली फाइल बना लेते हैं। इसका नाम मैंने रखा फर्स्ट, बल्कि फर्स्ट की जगह पे रख लेते हैं टाइटल .html। अच्छा, अब फाइल का नाम कुछ भी रख लें अभी के लिए, मगर एक्सटेंशन HTML होनी चाहिए। एक्सटेंशन क्या होती है? फाइल का नाम दो हिस्सों पे मुश्तमिल होता है, नाम का पार्ट और एक्सटेंशन का पार्ट, ठीक है, दो हिस्सों पे, पहला हिस्सा नाम का, दूसरा हिस्सा एक्सटेंशन का। अगर कोई बंदा वर्ड यूज़ करता है तो उसकी जो फाइल होती है ना ali.docx होगी। अगर कोई बंदा एक्सेल यूज़ करता है तो उसकी फाइल होगी ali.xlsx। अगर कोई बंदा पावर पॉइंट यूज़, इसका मतलब क्या, हर फाइल की एक एक्सटेंशन है, लेकिन आप लोगों को एक्सटेंशन का कॉन्सेप्ट कम होता है। उसकी वजह क्या है कि हम विंडोइंग इन्वायरमेंट यूज़ करते हैं, उसमें हमें एक्सटेंशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लेकिन एक्सटेंशन का कॉन्सेप्ट शुरू से स्टार्ट हुआ हुआ है, आज भी इम्पॉर्टेंट है। आपके नज़दीक ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्या आजकल? फाइल टाइप में। क्या आप फाइल टाइप को अंडरस्टैंड करते हैं कि वो वर्ड की फाइल है वो डॉक्यूमेंट है, एक्सेल की जो फाइल है वो शीट है, पावर पॉइंट की जो फाइल है वो प्रेजेंटेशन है, तो हम टाइप से रिकग्नाइज कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली हमें एक्सटेंशन से रिकग्नाइज करना फाइल, ठीक है। तो HTML फाइल की जो एक्सटेंशन होती है वो .html होती है। मैंने फाइल बनाई, सेव की, कहाँ पे रखी वहाँ जाते हैं जी, हमने रखी यहाँ पे 7। अब आप सबसे पहली बात तो है कि आपकी फाइल के आइकॉन के साथ गूगल क्रोम का आइकॉन नज़र आना चाहिए। इसका मतलब होगा कि आपने सही फाइल बना ली है। हाँ, अलबत्ता अगर आप लोगों का इंटरनेट माइक्रोसॉफ्ट एज में चलता है या फायरफॉक्स में चलता है या कोई और ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं तो उसी का आइकॉन आएगा। लेकिन अगर कोई आइकॉन भी नहीं आता और टेक्स्ट आइकॉन आता है तो इसका मतलब है कि आपने गलत काम किया, ठीक तरीके से काम नहीं किया, ठीक है। तो हम इसे खोलते हैं। तो अभी तस्वीर नहीं लगाई तो ये वाला हिस्सा खाली आ रहा है, देखिए यहाँ पर आ रहा है आइकॉन, मगर यहाँ नहीं आ रहा अभी आइकॉन, क्योंकि लगाया ही नहीं है, लगाएंगे तो आएगा। अलबत्ता फर्स्ट वेबसाइट आ गया। अच्छा, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है जरा ये समझते हैं कि क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं। क्योंकि हम लोग वेबसाइट तो नहीं बना रहे ना, तो हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, इसको हम इसलिए पढ़ेंगे। देखिए मैंने एक सर्च टर्म लिखी, सबको पता लग रहा होगा कि एक सर्च टर्म है ना। सर्च टर्म का क्या मतलब है कि मैं कोई चीज़ खरीदना चाह रहा हूँ, सपोज देखना चाह रहा हूँ, तो मैंने वो टाइप कर दिया अपने गूगल पे, मैंने लिखा प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, मैंने कोई वेबसाइट का नाम नहीं लिखा, मैंने कीवर्ड लिखा और लिख के एंटर किया, देखते हैं हमसे क्या होता है। अब हमारे पास स्क्रीन पे रिजल्ट्स आए, ऐसे ही है। अब जो ये रिजल्ट्स हमें नजर आ रहे हैं, पहले एक वेबसाइट नजर आ रही है, सबसे ऊपर उसका डोमेन आ रही है, डोमेन नेम आ रहा है, उसके नीचे उस वेबसाइट का URL आ रहा है, लंबा चौड़ा सा एक, है ना। उसके नीचे जो आ रहा है आपके पास वो क्या आ रहा है, वो वेबसाइट का टाइटल आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें क्या अंदाजा हुआ, आपको अंदाजा हुआ ना कि वेबसाइट का टाइटल कितना इंपॉर्टेंट है। ये वो टाइटल है जो अभी हमने लिखना सीखा है, लेकिन अभी हमने उसको आधा सीखा है, इसलिए कि यहाँ टाइटल का जो मैसेज है वो इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, वो आपका प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए। ये कीवर्ड रिसर्च जब पढ़ेंगे हम देखेंगे कीवर्ड्स कैसे बनाने हैं। अभी हमने ये देखा टाइटल पे मैसेज कैसे देना है। अभी आपने ये नोट किया कि भाई मैंने जो सर्च क्यूरी लिखी, उसकी सर्च क्यूरी को उसने एक्सट्रैक्ट की टाइटल के मैसेज से किया है, एक्सट्रैक्ट ही यहां से किया। और आप ये भी नोट किया कि इस कीवर्ड पे ये वेबसाइट रैंक भी है, पहले नंबर पे आ गई है ना। और देखें जरा, अब आप सबको पता लग रहा होगा ये टाइटल है, ये टाइटल का टैग है, ये टाइटल का टैग है, ठीक है। जी समझ में आ गई, फाइल बना भी ली हमने, आज इतना ही हम रखते हैं। अब आपको ना कुछ एप्लीकेशंस की भी ज़रूरत है, वो क्या है जो आप लोगों को इंस्टॉल करने हैं घर जाके आज, क्योंकि जिसमें मैं नेक्स्ट क्लास में जिससे काम शुरू करूंगा। आज तो मैंने सिंपल नोटपैड यूज़ किया, आप लोगों ने आज घर जाके सबसे पहले इंस्टॉल करना है
कोई इसका सीरियल नंबर नहीं है, कोई इसका कुछ नहीं है। आपने जिस तरफ जाके लिखना है नोटपैड प्लस प्लस, डाउनलोड नोटपैड प्लस प्लस, सामने आएगा, क्लिक करेंगे, डाउनलोड होगा, फिर क्लिक करेंगे, इंस्टॉल हो जाएगा। बस ये फ्री वेयर है, ठीक है। क्योंकि अगली क्लास में मैं जो आपको कोडिंग करूंगा मैं नोटपैड प्लस प्लस में करूंगा, अभी तो मैंने सिंपल नोटपैड यूज़ किया, ठीक है। अच्छा, एक काम और करना है, दूसरी क्या चीज़ आपको इंस्टॉल करनी है, वो करनी है 7zip। ये भी एक फ्री टूल है, ये भी कॉस्ट पे नहीं है। कंप्रेशन सॉफ्टवेयर नाम सुना हुआ है ना आपने? कंप्रेशन सॉफ्टवेयर किन्हें बोलते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जो डाटा कंप्रेस करते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक फोल्डर है, उसके अंदर बहुत सारी फाइलें हैं और उनका टोटल साइज़ है 1 GB का। तो मैं उन्हें ट्रैवल कराना चाहता हूँ एक जगह से दूसरी जगह, तो मैं क्या करता हूँ, उन्हें कंप्रेस कर लेता हूँ। और जब मैं उन्हें कंप्रेस करता हूँ तो वो एक फाइल बन जाएंगे, और हो सकता है 2 GB हो तो मे बी वो 1 पॉइंट समथिंग GB थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए, ठीक है। फिर उसे मैं जिस जगह पे ले जाऊँगा वहाँ जाकर मुझे उसे अनकम्प्रेस करना है। तो कंप्रेस करने के लिए और अनकम्प्रेस करने के लिए हमें जिन एप्लीकेशंस की ज़रूरत होती है उन्हें हम बोलते हैं कंप्रेशन सॉफ्टवेयर। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं भाई, WinRAR, WinZip, और एक मैंने अभी आपको बताया 7zip। WinRAR पेड, WinZip पेड, 7zip फ्री, तो आप इसे फ्री में यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अब WinRAR को आप ना यूज़ करें, क्यों ना यूज़ करें? क्योंकि जब हम अपनी वेबसाइट को होस्टिंग में देकर जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें कंप्रेशन करनी होती है, और कोई भी होस्टिंग कंपनी WinRAR को यूज़ नहीं करती, जिप टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है। सो WinZip जिप टेक्नोलॉजी, 7zip जिप टेक्नोलॉजी। सो इसलिए आप 7zip को यूज़ करें। अगर आपके कंप्यूटर में WinRAR भी हो तो पहले 7zip इंस्टॉल करें, फिर WinRAR को अनइंस्टॉल कर दें। आपके कंप्यूटर के हद तक तो वो बहुत अच्छा काम करेगा, लेकिन जब आप अपनी वेबसाइट को कंप्रेस करके होस्टिंग पर लेकर जाएंगे तो RAR के थ्रू कंप्रेस हुई फाइल को होस्टिंग एक्सेप्ट नहीं करेगी। यहाँ तो वो WinZip से एक्सेप्ट फाइल को एक्सेप्ट करेगी, यहाँ वो 7zip वाली फाइल को, ठीक है। तो ये दो एप्लीकेशंस आप लोगों ने इंस्टॉल कर